हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत गुप्तोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कृषि, उद्योग धंधों, व्यापार वाणिज्यों और मुद्रा अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कृषि से। कृषि जो है वो गुप्तोत्तर काल का मुख्य व्यवसाय या आर्थिक प्रक्रिया है, वो हुआ करती थी। सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन गुप्तोत्तर काल में हुए थे, जिसने सामंतवादी व्यवस्था या सामंतवादी तंत्र को जन्म दिया था, उसने भू संबंधित जो परिवर्तन थे वो हमें सामने लाकर खड़े कर दिए थे। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि जो सामंतवाद की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं भू राजस्व की ज्यादा प्राप्ति या कृषि भूमि के विस्तार को लेकर सामने आई। राजा अपने राजस्व और आर्थिक स्रोतों और संसाधनों की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहता था। राजा यह चाहता था कि उसके राज्य की सारी भूमि है वो जोती जाए, सारी की सारी भूमि पर खेती हो और उन सब से उसे राजस्व की प्राप्ति हो, ताकि उसका जो राज्य है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के कारण वो सैनिक रूप से भी, सामरिक तंत्र के रूप में भी वो अपने आप को मजबूत कर पाएगा। तो राजा जो है वो कृषि भूमि के विस्तार के लिए, कृषि को सकारात्मक वे में ले जाने के लिए वो सामंतों को भूमि है वो दान करता था, ताकि सामंत हैं वो वहां पर कृषि भूमि का विस्तार करें और उनसे कर उगाही करके राजा का जो हिस्सा है वो राजा को पहुंचाए, ताकि राजा के राजस्व में उन्नति हो। राजा के 8 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी माना गया था कि राजा है वो सिंचाई के संसाधनों और सिंचाई संबंधित जो है वो व्यवस्था अपने राज्य में करे, ताकि उससे उसके जो राजस्व है उसमें उन्नति हो। तो इस तरीके से जो कृषि है वो राजा का भी उसके प्रति जो उत्तरदायित्व है वो हमें देखने को मिलता है। और जो सामंतवादी व्यवस्था है जो गुप्तोत्तर काल में हमें अपने प्रखर रूप में देखने को मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं भूमि संबंधी विकास और कृषि संबंधी विकास को लेकर आगे की गई थी। अब जो कृषि भूमि है उसको उत्पादकता के आधार पर कई भागों में बांटा जाता था, जैसे कि वाहित वह कृषि भूमि होती थी जो जोती जाती थी। फिर उसके अलावा अकृष्ट ऐसी भूमि होती थी जो उपजाऊ तो थी लेकिन जिसको जोता नहीं गया था। और एक होती थी ऊसर या बंजर भूमि। ऊसर भूमि वो होती थी जहां कोई उगता नहीं था। राजा का और सामंतों का यह प्रयास होता था कि जो उपजाऊ भूमि है वो ज्यादा से ज्यादा जोती जाए और ज्यादा से ज्यादा जो भू राजस्व है वो उन्हें प्राप्त हो। अब राजा जो होता था वो सैद्धांतिक रूप से तो समस्त भूमि का स्वामी होता था, क्योंकि वो भूपति या भूमिपति माना जाता था। लेकिन जिस किसी भी भूमि पर जिसका भी पुश्तैनी अधिकार होता था या जिस व्यक्ति ने खाली पड़ी भूमि को सबसे पहले जोता हो और वो वहां पर कृषि करता आया हो, तो उनके मालिकाना हक को राज्य की तरफ से आदर की दृष्टि से देखा जाता था, अर्थात उन्हें भूमि से बेदखल बिना किसी कारण से नहीं किया जा सकता था। अब इस काल में हम यह भी देखते हैं कि जितने भी सारे जो स्मृतिकार हैं और विद्वान हैं उन सभी ने चारों वर्णों को खेती की या कृषि की अनुमति दी है, अर्थात जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के जो
शास्त्रानुसार जो कर्म निर्धारित किए थे उनके अलावा वो कृषि भी कर सकते थे। और हम देखते हैं कि चारों वर्णों में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस काल में हमें कृषि करते हुए देखने को मिलते हैं, अर्थात चारों वर्णों को कृषि की जो है अनुमति दी गई थी। सिंचाई राजा का ही एक कर्तव्य होता था और इस काल में हमें भूमि के मापन संबंधित जो मापक हैं वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि खरीवाप, कुल्यवाप, द्रोणवाप, खंडुकवाप, नालिकवाप, इस तरीके के जो भूमि नापने के हमें बहुत सारे जो औजार है वो देखने को इस काल में मिलते हैं। और राजा जिस किसी को भी भूमि दान करता था उसको आज्ञा पत्र कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? उसको आज्ञा पत्र कहा जाता था। तो कृषि जो संबंध है वो हमें गुप्तोत्तर काल में एक अलग रूप में देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गुप्तोत्तर काल में हमें व्यापार वाणिज्य का ह्रास देखने को मिलता है, पतन देखने को मिलता है या उनकी कमी देखने को मिलती है मौर्योत्तर काल की अपेक्षा। और गुप्त काल में भी हमें व्यापार वाणिज्य की जो पतन है वो देखने को मिलता है, लेकिन गुप्तोत्तर काल आते आते वो और भी ज्यादा हो जाता है। तो जब व्यापार व्यवसाय कम होगा या नहीं के बराबर होगा तो लोगों का जो ध्यान होगा वो कृषि जो आर्थिक क्रिया है उस पर ज्यादा होगा। तो इस काल में हमें कृषि संबंधित बहुत सारे कर भी देखने को मिलते हैं और कृषि में बहुत सारे लोगों को संलग्न भी देखने को मिलते हैं। जो कर व्यवस्था है तो इस कर व्यवस्था में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो कर हैं वो कृषि संबंधी हैं, व्यापार संबंधी कर हैं वो बहुत कम हैं। तो कृषि संबंधित जैसे कर हैं, एक है भाग अर्थात भू राजस्व जो कृषि से राजा को प्राप्त होता था और यह अमूमन 1/6 होता था। फिर एक कर होता था भोग। भोग ऐसा कर होता था जो जल्दी समाप्त होने वाली वस्तुओं का होता था, जैसे कि फल, फ्रूट, फूल और दही, छाछ या अन्य जो वस्तुएं हैं वो राजा को भेंट कर दी जाती थी, प्रदान की जाती थी, उसको भोग कहा जाता था। यह इसी तरीके से होता था जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, तो इसी तरीके से राजा को भी ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता था और यह भोग के रूप में राजा को प्रदान की जाती थी। एक कर होता था उद्रंग जो कि स्थायी कर होता था, भूमि कर होता था। एक होता था ऊपरी कर जो कि अस्थायी कर होता था। एक होता था हिरण्य जो कि नकद रूप से दिया जाता था। एक होता था प्रत्याय, यह चुंगी होती थी जो व्यापार वाणिज्य की वस्तुएं होती थी उन पर लिया जाता था। और एक होता था प्रस्थ अर्थात भूमि कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों का हिस्सा। ये हम जो कर हैं वो देखते हैं वो लगभग वही कर हैं जो हमें गुप्त काल में भी देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे कर यूं के यूं हमें गुप्त काल में भी देखने को मिलते हैं और गुप्त काल को पढ़ते वक्त भी हमने इस पर चर्चा है वो की थी। अब देखिए व्यापार, अब बात आती है व्यापार की, अर्थात गुप्तोत्तर काल में व्यापार कैसा था। तो हमें गुप्तोत्तर काल में व्यापार के ह्रास या पतन के चिन्ह है वो देखने को मिलते हैं। इस काल में हमें व्यापार है वो बहुत कम देखने को मिलता है और व्यापारिक जो पतन है उसके बहुत सारे जो कारण हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे कि एक तो यह है कि जो पश्चिमी देश थे जिनसे व्यापार होता था, जो रोमन साम्राज्य थे, बाइजेंटाइन साम्राज्य थे, उनसे व्यापार होता था, तो उन साम्राज्यों का भी इस काल में आते आते पतन हो चुका था।
फिर सामंतवाद की प्रवृत्ति है वो प्रखर रूप से हमें इस काल में देखने को मिलती है। उससे पहले एक केंद्रीय शासन होता था, एक राजा का शासन होता था। राजा की जितनी भूमि होती थी उन पर जो व्यापारिक वस्तुएं आती जाती थी उन पर सिर्फ एक बार ही कर या शुल्क लगता था। लेकिन जब सामंतवादी व्यवस्था में राज्यों के अंदर राज्यों की जो व्यवस्था है, अर्थात एक राजा का राज्य है और उसके अंतर्गत बहुत सारे जो सामंत हैं उनके भी अपने अपने छोटे छोटे राज्य हैं वो बन गए थे। तो राज्य के अंदर राज्यों की जो व्यवस्था है उसमें एक सामंत के क्षेत्र से दूसरे सामंत के क्षेत्र पर जाने पर उस व्यापारिक वस्तु से छुंगी वसूल दी जाती थी और यह छुंगी या कर भी ज्यादा होता था। इससे उस व्यापारिक वस्तु की जो कीमत है, मूल्य है, वो काफी बढ़ जाता था और इसी बढ़े हुए मूल्य ने व्यापार के पतन को भी प्रभावित किया। और दूसरे जो कारण है उसमें है जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर डाकुओं का जो खतरा है वो इस काल में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो काल है उसमें एक केंद्रीय सत्ता हमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें छोटे छोटे राज्य हैं वो देखने को मिलते हैं और एक तरीके की राजनीतिक अराजकता भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें कि हर्षवर्धन के काल के बाद में जो गुर्जर प्रतिहारों पालों का जो काल आता है उसमें 100 वर्ष का अंतर है। इस 100 वर्ष में क्या हुआ, किसका शासन रहा, कैसा शासन रहा, लोगों की स्थिति क्या थी, व्यापार वाणिज्य की स्थिति क्या थी, उसके बारे में हमें कोई जानकारी है वो नहीं मिलती है। अर्थात एक बड़े राजा का शासन तो नहीं रहा होगा, अगर रहा होता तो उनके राज्य के संबंध में हमें साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत मिलते। स्थिति है वो कमोबेश अराजकता वाली ही रही होगी और इसका जो उल्लेख है अराजकता का वो हमें पाल वंश में भी देखने को मिलता है, जिसमें पाल वंश के शासक गोपाल को वहां के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने जो अराजकता फैली हुई थी जिसको मत्स्य न्याय कहा गया है तत्कालीन पुरातात्विक स्रोतों में, अभिलेखों में, उस मत्स्य न्याय से तंग आकर लोगों ने गोपाल नाम के सेनानायक को शासक है वो बनाया था। तो यह जो अराजकता वाली स्थिति है, यह अराजकता वाली स्थिति है वो डाकुओं को प्रश्रय देती है, वो लोगों की सुरक्षा है उसको खत्म कर देती है और ऐसी ही स्थिति है वो उस काल में रही थी। इस कारण जो व्यापार वाणिज्य है वो घटने लगा, क्योंकि व्यापारी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते वक्त डरने लगे। उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम राज्य की तरफ से नहीं होते थे, क्योंकि राज्य की स्थिति ही अराजकता वाली है तो उनके इन सुरक्षा इंतजामों का कोई जो है भरोसा दिलाने वाला नहीं था। यही कारण है कि इस काल में हमें व्यापार वाणिज्य के जो पतन के जो चिन्ह है वो देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर हम बात करें तो बंगाल जो इलाका था वो अपने मलमल, पान, सुपारी के लिए प्रसिद्ध था उस काल में, गुप्तोत्तर काल में। मगध और कलिंग जो थे वो चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। मालवा जो था, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, वो अफीम के लिए, गन्ने के लिए प्रसिद्ध थे। गुजरात है वो वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण जो है वो मसाले, चंदन, मोती माणिक्य के लिए प्रसिद्ध था। बंदरगाहों की स्थिति पर हम अगर ध्यान दें तो जो पश्चिमी भाग है या पश्चिमी भारत का हिस्सा है वहां पर हमें देवल, खंबात, भड़ोच ये बंदरगाह है वो देखने को मिलते हैं, जबकि पूर्वी हिस्से में हमें ताम्रलिप्ति और सप्तग्राम जो है वो बंदरगाह देखने को मिलते हैं। यदि बंदरगाहों की हम स्थिति की तुलना करें तो जो ताम्रलिप्ति है
ताम्रलिप्ति बंदरगाह मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक देखने को हमें मिलता है। हालांकि गुप्तोत्तर काल में भी ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है जो कि बंगाल की तरफ था वो देखने को मिलता है, लेकिन उसका अब हमें पतन देखने को मिलता है और उसकी जगह सप्तग्राम नाम का बंदरगाह है, उसकी उन्नति देखने को मिलती है। और पश्चिम की तरफ देवल जो कि सिंध का बंदरगाह था और भड़ोच या भरूच खंबात के बंदरगाह देखने को मिलते हैं। दूरस्थ व्यापार की बात करें तो अरबों के आक्रमण के बाद में अरबों से जो व्यापार है उसमें निश्चित रूप से पतन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। चीन के साथ जो व्यापार है उसमें भी प्रतिद्वंदी के रूप में हमें अरब लोग हैं वो देखने को मिलते हैं, जिससे चीन के साथ भी व्यापार है वो हमें घटता हुआ नजर आता है। अरबों के आक्रमण के बाद में मध्य एशिया से भी हमें व्यापार घटा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन चोल शासकों द्वारा जावा सुमात्रा पर कैद पर अधिकार करने के कारण वो जो मार्ग है वो समुद्री मार्ग खुल जाता है और तब चीन से जो व्यापार है वो हमें देखने को मिलता है। चीन से व्यापार में भारत को सोना चांदी प्राप्त होता था, वैसे ही जैसे कि मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य से सोना चांदी प्राप्त होता था। और जिस तरीके से रोमन साम्राज्य ने भारत में सोने के बहुत भारी मात्रा में निर्यात के कारण भारत से व्यापार ही बंद कर दिया था, उसी तरीके से चीन में भी भारत की तरफ जाते हुए सोने को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। अब बात आती है उद्योग की। उस वक्त उद्योग, तो वस्त्र उद्योग उस वक्त भारत का मुख्य उद्योग हुआ करता था। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि भारत के व्यापार की जब बात आती है तो वस्त्र जिसमें सूती रेशमी वगैरह वस्त्र आते हैं, वस्त्र मसाले, ये जो चीज है दोनों, इन दोनों का पूर्व काल से लेकर आज भी भारत से निर्यात है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो जो वस्त्र उद्योग है वो उस काल का एक बड़ा उद्योग है वो माना जाता है। वैनसांग ने भी भारत में बनने वाले अच्छे अच्छे सूती और रेशमी वस्त्रों की अपने संस्मरणों में जो है उल्लेख किया है। मुल्तान, अनहिलवाड़, कलिंग, मुल्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है, अनहिलवाड़ जो कि गुजरात के चालुक्य शासकों की राजधानी थी, और वर्तमान का जो पाटन वाला इलाका है गुजरात का वो उस वक्त अनिलवाड़ या अनिल पाटन कहा जाता था, जो कि उनकी राजधानी भी हुआ करता था। और जो कलिंग है वो है उड़ीसा वाला इलाका। तो ये जो इलाके थे यहां पर वस्त्रों का निर्माण है वो बड़ी भारी मात्रा में हुआ करता था। अब जो वस्त्रों के प्रकार भी हमें वहां उस वक्त के साहित्यिक साक्ष्यों में देखने को मिलते हैं। जैसे एक वस्त्र था दुकुल। दुकुल है वो पौधों के रेशों से बनाया जाता था। अभी तो हम सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं कि वो वस्त्र कैसा रहा होगा, क्योंकि ऐसा वस्त्र अब बनता नहीं है। तो दुकुल है वो पौधों के रेशों से बनाया जाता था। भड़ोच में वस्त्र हैं वो बनते थे, वो इतने प्रसिद्ध थे कि उसके क्षेत्र के नाम के कारण उसको वरोज कहा जाता था। भड़ोच में बनने वाले वस्त्रों को वरोज कहा जाता था। जैसे कि वर्तमान की अगर हम तुलना करें तो जैसे काशी की साड़ियां, महेश्वर की साड़ियां, कोटा की साड़ियां, इस तरीके की जो साड़ियां हैं, बनारसी साड़ियां, ये प्रसिद्ध हैं अपने क्षेत्रों के नाम से। इसी तरीके से उस वक्त भी जो वस्त्र हैं वो उनके क्षेत्रों के नाम से प्रसिद्ध थे। खंबात में बनने वाले वस्त्र खंबायात कहे जाते थे। मध्य देश में चुनरी प्रसिद्ध थी। कश्मीर में बनने वाला सफेद लीलन है वो प्रसिद्ध था। और जो रेशम है उसको लेकर बाण भट्ट के हर्षचरित्र में भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। बाण भट्ट ने विविध प्रकार के रेशमों की जो है व्याख्या की है
जिनको तेज, लाल, अंशुक, चिनांशुक कहा गया है। अब बात आती है मूर्तियों की। यह जो काल था, इस काल में हमें कांसे की मूर्तियां हैं वो भारी मात्रा में देखने को मिलती है। और कांसे की मूर्तियों के निर्माण में जो चोल राज्य हैं, चोल राज्य जो कि भारत के इस वाले हिस्से में स्थित था, इन चोलों के कारण ही इस वाले हिस्से को कोरोमंडल कहा जाता है। चोल मंडल से कोरोमंडल बना था, जो कोरोमंडल तट है ना पूर्वी भारत का, वो तो ये चोलों का राज्य था। उसमें हमें कांसे की मूर्तियां हैं वो बड़ी भारी संख्या में देखने को मिलती हैं। और यह कांसे मूर्तियां इतनी खूबसूरत होती थी और यह एक विशेष प्रकार की तकनीकी से बनाई जाती थी। अगर उसकी तकनीकी की बात करूं तो उसकी तकनीकी यह थी कि जो मोम होता है उससे एक खूबसूरत मूर्ति है वो बना दी जाती थी। उस मोम की मूर्ति पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था और उसको बाद में गर्म करके, जब वो मिट्टी का लेप जम जाता था ऊपर, तो बाद में उसको गर्म करके उसके एक मिट्टी के लेप में एक जगह पर नीचे की तरफ जो है छेद रखा जाता था। बाद में उसको गर्म करके सारी मोम है वो वहां से निकाल दी जाती थी और फिर उसमें गर्म जो कांसा है वो उस सांचे में भर दिया जाता था और वो बाद में जमकर एक मूर्ति का रूप ले लेता था। और यह मूर्तियां इतनी सुंदर होती थी कि उन मूर्तियों को लेकर बहुत सारे लोगों ने जिज्ञासा और प्रशंसा प्रकट की है। नटराज की मूर्तियां ऐसी मूर्तियों में ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। तो ये जो मूर्तियां हैं कांसे की मूर्तियां, यह इस काल की एक महती विशेषता है। हम यह भी देखते हैं कि जब हर्षवर्धन ने कन्नौज की सभा की थी तो भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी सोने की मूर्ति भी उन्होंने बनवाई थी। अब बात आती है श्रेणी संगठन की। सीधी सी बात है कि यह जो काल था वो व्यापारिक या वाणिज्य के पतन का काल था। इसलिए जो श्रेणियां थी जो कि मौर्योत्तर काल में अपने उच्चतम स्तर पर थी, अब वो स्तर हमें देखने को नहीं मिलता है। श्रेणियों का जो सामाजिक स्तर है वो भी हमें गिरा हुआ देखने को मिलता है। श्रेणियों का जो काम होता था उसमें भी हमें कमी है वो देखने को मिलती है। हालांकि श्रेष्ठी, ज्येष्ठक, सार्थवा वगैरह अभी भी होते थे, लेकिन जो उनका स्तर है वो हमें मौर्योत्तर काल जैसा देखने को नहीं मिलता है। और जो सिक्के हैं वो भी हमें इस समय में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिक्के हैं वो मुद्रा व्यवस्था या मुद्रा अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। जो कि मुद्रा अर्थव्यवस्था है वो व्यापार वाणिज्य की तरफ इशारा करती है। और इस काल में हमें व्यापार वाणिज्य के पतन के चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो सिक्के हैं वो भी हमें न के बराबर देखने को मिलेंगे। अब जो एक शब्द आता है वो आता है अक्षय निवि। अक्षय निवि से क्या तात्पर्य है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अक्षय निवि से तात्पर्य है स्थायी दान। अक्षय निवि का सामान्य सा जो अर्थ है वो है स्थायी दान। अर्थात कोई भी मठ हो, कोई भी मंदिर हो या पाठशाला हो, उनको ऐसी वस्तु का, चाहे वो धन के रूप में हो सकती है, चाहे वो भूमि के रूप में हो सकती है, उसका दान कर दिया जाता था, जिससे जो आने वाली आय है उससे उसका जो काम है वो चलता रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई मठ है, धार्मिक मठ है, उसको भूमि दान में कर दी गई। उस भूमि से जो राजस्व प्राप्त होगा वो मठ के व्यवस्था संचालन में काम में आएगा। मठ है उसका उस भूमि पर अधिकार होगा, लेकिन वो मठ है वो उस भूमि को बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता,
वो सिर्फ उससे जो राजस्व प्राप्त होता है उसका हकदार रहेगा। इस तरीके से धनराशि भी दी जा सकती थी। अर्थात मान लो किसी व्यापारी को एक निश्चित धनराशि है वो दे दी गई और उसका जो ब्याज आएगा वो किसी मठ मंदिर या बौद्ध संघ वगैरह को मिलेगा, तो वो हर महीने उसका जो निश्चित ब्याज होगा उसका जो अधिकारी होगा वो मठ मंदिर संघ होगा। तो यह जो निश्चित जो दान होता था इसको अक्षय निवि कहा जाता था। अब अक्षय निवि का सबसे पहला पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बौद्ध सेनापति आम्रकारद्रव, उसका नाम था आम्रकारद्रव, उसके अभिलेख में देखने को मिलता है। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बौद्ध सेनापति आम्रकारद्रव के अभिलेख में हमें सबसे पहले अक्षय निवि का जो उदाहरण है वो देखने को मिलता है। हालांकि अक्षय निवि की जो शुरुआत है वो कुषाण और सातवाहनों के काल से शुरू हो गई थी, लेकिन पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो हमें आम्रकारद्रव के अभिलेख में देखने को मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि हरि स्वामिनी नामक महिला ने बौद्ध संघ को अक्षय निवि या स्थायी दान दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो गुप्तोत्तर काल की अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने गुप्तोत्तरकालीन कृषि व्यापार वाणिज्य, कृषि व्यापार के पतन के कारण और साथ साथ में उद्योग धंधे, अक्षय निवि आदि को पढ़ा। और आज आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।